हवा के जोर से खिड़की जोर से बजी तो उसकी आंख खुली थी और वो एकदम से अपने बिस्तर से छलांग लगाकर उठ बैठा। घड़ी पर नजर पड़ते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सुबह के 9 बजने वाले थे और आज उसके ऑफिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। आज तो गए, सागर ने बड़बड़ाते हुए कहा और फौरन बाथरूम में घुस गया, जहां उसने 15 मिनट में फ्रेश होकर जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और ऑफिस के लिए रवाना होने को बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो, उसकी माँ प्रेमा जी जल्दी से बोली, लेकिन उसके पास वक्त ही कहाँ था। मम्मी, आज बहुत देर हो गई है, एक दिन नाश्ता नहीं करूँगा तो मर नहीं जाऊँगा। उसकी माँ ने यह बात सुनी तो गुस्से से उसे घूर कर देखा, साथ ही अपना एक हाथ चप्पल की तरफ उठाया था। जब देखो अंट शंट बकते रहते हो, अच्छे से खबर लेनी पड़ेगी तुम्हारी। वो सच में गुस्सा हो गई थी, जबकि सागर ने हंसते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर तेजी से बाहर कदम बढ़ाए थे। गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अपनी जगह उछल पड़ा। जल्दी जल्दी उसने सीट बेल्ट लगाया और फ्रंट सीट पर बैठी अनु को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शैतान की मौसी, उतरो नीचे, मुझे देर हो रही है, मीटिंग का वक्त निकला जा रहा है। 17 साल की अनु ने कदा से अपने बाल पीछे किए थे। वो उससे पूरे 13 साल छोटी थी और इस वक्त तो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी आंखों में बेपनाह शरारत लिए उसे देख रही थी। मैं भी आपके साथ ऑफिस चलना चाहती हूँ, सुबह से आँख खुल गई है, बहुत बोर हो रही हूँ घर पर। ये सुनते ही सागर आहूबालिया ने अपना सर पकड़ लिया। ऑफिस तुम्हारी बोरियत दूर करने की जगह नहीं है, उतरो यार, वैसे ही बहुत देर हो गई है। सागर ने बेबसी से उसके सामने हाथ जोड़े तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, इतनी भी विनती क्या कर रहे हो? बस एक शर्त है, अगर वो मान जाएं तो मैं उतर जाऊंगी। उसकी इस बात पर सागर ने गुस्से से आंखें तरेरी। कौन सी शर्त? अब बोलो भी मेरी माँ। सागर की ये बात सुनकर उसकी आंखों की शरारत उसकी जुबान पर उतर आई। आप 2 दिन से मुझे बहाना कर रहे हैं, आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा आज तो आपको ब्लैकमेल किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। पहले वादा करें, आप मुझे आइसक्रीम खिलाने रात को जरूर ले जाएंगे। अनु ने अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। पक्का वादा? लेने के इंतजार में। यार तुम भी ना बहुत तंग करती हो। अच्छा बाबा, पक्का वादा, मैं तुम्हें ज़रूर आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। सागर ने अपना हाथ उसके छोटे से हाथ पर रखा तो अनु बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए उछल पड़ी। थैंक यू सो मच सागर अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जबकि उसके मुंह से अंकल शब्द पर सागर ने दांत किटकिटाकर उसकी तरफ देखा था। कितनी बार कहा है अंकल मत कहा करो, मैं तुम्हें कहाँ से अंकल दिखता हूँ? उसने अपना खूबसूरत सा चेहरा उसकी आंखों के सामने किया था और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मुझसे पूरे 13 साल बड़े हैं तो अंकल ही कहूँगी ना, आपका नाम तो नहीं ले सकती। हाँ तो भाई तो बोल सकती हो, कितनी बार तुम्हें समझाया है, लेकिन बस यही बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में नहीं बैठती। ना भाई, मेरी तौबा, उसने कानों को हाथ लगा लिए। मुझे आपको कोई भाई भाई नहीं बनाना, आप तो मेरे दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त को अंकल बोल सकती हो, भाई नहीं बोल सकती? नहीं बोल सकती। अच्छा ठीक है। उसकी घूरती आंखों से डरकर वो नीचे गाड़ी से उतर आई थी। सागर ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई, तभी उसे पीछे से अनु की आवाज़ सुनाई दी। आइसक्रीम के लिए रात के 8 बजे चलना है, तो 8 बजे से पहले पहले आपने घर पहुंच जाना है, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। तो सागर ने हाथ बाहर निकालकर अंगूठा ऊंचा कर दिया, जिसका मतलब था कि वो उसकी बात समझ चुका है और उसके कहने के अनुसार 8 बजे से पहले घर आ जाएगा। ये देखकर अनु के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसे आहूबालिया हाउस में आए 6 महीने हुए थे और इन 6 महीनों में ही उसकी सागर से पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। वो सबसे ज़्यादा करीब सागर के ही रही थी, क्योंकि सागर भी उसका बेहद ख्याल रखता था, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। शुरू में वो उसे अंकल कहकर बुलाया करती थी, जिस पर वो चिढ़ जाता था और उसे चिढ़ाने में अनु को और भी मज़ा आता था। वो जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए अंकल कहती। सुधीर आहूबालिया पूरी मेहनत से अपने बिजनेस को चमकाने में लगे थे और उनका राइट हैंड था उनका बिजनेस पार्टनर राकेश मिश्रा। उसी दिन उन्हें एक बहुत बड़ी डील हाथ लगी थी, करोड़ों की डील थी। वो लोग इस खुशी में एक होटल में पार्टी करने गए थे, लेकिन राकेश जी उदास बैठे थे। सुधीर जी परेशान हुए। क्या बात है राकेश, तुम खुश नहीं हो? राकेश जी की आंखों में आंसू आ गए और अचानक ही वो फूट फूट कर रो पड़े। उनका इस भरी पूरी दुनिया में अपना सगा रिश्तेदार कोई नहीं था। राकेश जी की पत्नी भी 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। उनकी सिर्फ एक बेटी थी, वंदना।
और सुधीर जी के जानने में उसकी शादी होने वाली थी। राकेश को इस तरह फूट फूट कर रोते देखा तो सुधीर जी परेशान हो गए थे। राकेश, आर यू ओके? सब ठीक है ना? तब राकेश जी ने अपने आंसू पोंछते हुए बताया कि उनकी बेटी वंदना शादी से एक हफ्ता पहले ही घर से भाग गई और उसने शादी भी कर ली। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसके होने वाले सास ससुर से क्या कहूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात सुनकर सुधीर जी भी परेशान हो गए थे। वो जानते थे वंदना में राकेश की जान बचती थी। वही तो उनका इकलौता सहारा थी। न कोई रिश्तेदार, न कोई घर बार। पत्नी भी साथ छोड़ चुकी थी। ऐसे में उनकी बेटी ही उनकी पूरी जिंदगी थी। वो उस पर जान छिड़कते थे और अब वही उन्हें रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। चिंता मत करो राकेश, तुम उन लोगों को समझा दो, वो समझ जाएंगे और वंदना को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। लेकिन राकेश जी वैसे भी दिल के मरीज थे। अचानक उनका हाथ अपने दिल पर गया, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। सुधीर जी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे थे, लेकिन तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। सुधीर जी अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर की मौत से अंदर तक टूट चुके थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो वंदना को ढूंढेंगे और उसे सजा भी देंगे। उन्होंने अपने स्तर पर वंदना को ढूंढा, लेकिन जब उन्होंने वंदना और उसके पति विनोद के बीच गहरी मोहब्बत देखी तो चाह कर भी कुछ न कर सके। हाँ, वंदना से मिलकर उन्होंने राकेश की मौत का जरूर बताया था। वंदना बहुत रोई थी। फिर अपना कार्ड वंदना को देते हुए उसे उसके हाल पर छोड़कर घर लौट आए थे। लेकिन वो अपने दोस्त की मौत से इस कदर टूट चुके थे कि उन्होंने सारा बिजनेस और काम धंधा अपने बेटे आलोक के ऊपर छोड़ दिया और ख़ुद को हर काम से अलग कर लिया। आलोक जी का एक बेटा था, सागर आहूबालिया, जो उस वक्त 13 साल का था। सुधीर जी बस अपने पोते के साथ दिन भर लगे रहते थे। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। सागर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब बिजनेस में अपने बाप का हाथ बटाने लगा था। उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी, लेकिन वो शादी के नाम से दूर भागता था। ऐसे में एक दिन सुधीर जी के नंबर पर अस्पताल से कॉल आया। डॉक्टर ने कहा कि एक फैमिली का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है और औरत ने मरने से पहले आपका नंबर दिया है, तो प्लीज़ आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। सुधीर जी तुरंत फ्लाइट से मुंबई पहुंचे, जहां पता चला वंदना और उनके पति विनोद और उनकी 17 साल की बेटी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और तभी उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। विनोद की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। वंदना और उनकी बेटी अनु बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अस्पताल ले जाने के 1 घंटे बाद वंदना ने भी दम तोड़ दिया और अब सिर्फ उनकी बेटी अनु बची थी। अनु को ज़्यादा गहरी चोटें नहीं आई थीं। अंतिम संस्कार के बाद सुधीर जी उसे अपने साथ ले आए। कोई भी उनके फैसले से खुश नहीं था। घर में सब लोगों का कहना था कि एक जवान लड़की को हम इस तरह अपने घर पर नहीं रख सकते। आलोक जी भी अपने पिता के सामने डटकर खड़े हो गए थे। पापा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? ऐसे में सागर ही था जिसने आगे बढ़कर अनु का साथ दिया था। वो उस वक्त काफ़ी डरी सहमी और परेशान सी थी। पापा, आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? दादाजी ने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। और फिर इस लड़की की तरफ देखिए, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम इसका सहारा नहीं बनेंगे तो अगर कल को इसके साथ कुछ भी गलत हो गया तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ हम लोग। तब जाकर आलोक जी और प्रेमा जी को थोड़ा थोड़ा समझ आया था और वे उसे घर पर रखने के लिए राजी हो गए। वो हर वक्त खामोश रहती, ऐसा लगता जैसे वो सब लोगों से नाराज है। हर वक्त अपने माँ बाप की याद में तड़पती रहती। इस बात को सागर ने काफ़ी गहराई से महसूस किया था और फिर उसका दिल बहलाने, उसका दुख कम करने के लिए उसने अनु की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हालांकि उन दोनों की उम्रों में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन इसके बावजूद भी सागर को उस लड़की से ख़ास लगाव था। वो उसे इस तरह खामोश नहीं देख सकता था और इसीलिए घर वालों के साथ मिलकर उसके दिल को बहलाने की कोशिश करता रहा। आज इस बात को पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। इन 6 महीनों में वो सागर से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी और अब उसके कहने पर उसे भाई कहकर पुकारने लगी थी। शाम को जैसे ही वो ऑफिस से घर आया, उसका मूड काफ़ी ख़राब था क्योंकि ऑफिस में मीटिंग अच्छी नहीं रही थी। इसीलिए वो खाना खाए बगैर ही सो गया था। अभी उसे सोते हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसे लगा जैसे किसी ने पानी से भरी पूरी बाल्टी उसके ऊपर उंडेल दी हो। वो झटके से उठ बैठा और देखा कि पूरा बेड उसका गीला हो चुका था। पानी नाक के जरिए उसके मुंह में चला गया था, जिससे उसे जोर की खांसी आई थी। उसने अपने बालों को आंखों से हटाकर सामने देखा
तो सामने अनु दांत निकालकर हंस रही थी और सागर का गुस्सा आसमान को छूने लगा। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें मैनर्स नहीं है, किसी के कमरे में नॉक करके आते हैं और ऊपर से आते ही तुमने ये घटिया हरकत कर दी। लेकिन सागर कितना भी गुस्सा करता, अनु बाल्टी हाथ में पकड़े हंसती रही और फिर अचानक ही वो गुस्सा हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, आप आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे मुझे, इसके बावजूद भी आप लेट घर आए और आते ही सो भी गए। उसकी शिकायत सुनकर सागर ने उसे जोर से डांट दिया। अब तुम बड़ी हो गई हो, हर वक्त बच्ची मत बनी रहा करो। पूरी 17 साल की हो गई हो और अभी तक तुम्हारी यही हरकतें हैं। मैं थक गया था इसीलिए सो गया था, वादा नहीं किया था मैंने तुमसे, सागर ने गुस्से से कहा। लेकिन जैसे ही अनु के चेहरे पर नज़र पड़ी, वो आंसुओं के साथ रो रही थी और अब उसे अफसोस हुआ कि वो बिन माँ बाप की बच्ची पर क्यों चिल्लाया। अच्छा बाबा चलो चलता हूँ, चेंज करके चलते हैं। नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना। उसने बाल्टी वहीं फेंकी और तेजी से मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए वहां से भाग गई और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। सागर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से कपड़े बदले और फिर उसके कमरे के बाहर दरवाजे पर दस्तक देकर विनती करने लगा। अनु प्लीज़ बाहर आ जाओ, देखो वक्त ख़राब मत करो। आइसक्रीम की दुकान बंद हो गई तो फिर तुम मुझे ही इल्ज़ाम दोगी। 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो जाने ही वाला था कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया। चल रही हूँ मैं, उसने मुंह फुलाते हुए कहा तो सागर हंस पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़े एटीट्यूड से कह रही थी कि मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनकर उसने दोबारा दरवाज़ा बंद करना चाहा तो सागर ने हंसते हुए दरवाजे और दीवार के बीच हाथ रखकर उसे बंद करने से रोक दिया। चलो न यार, कितनी जिद्दी हो तुम। ये सुनकर अनु हंस पड़ी। आपसे तो कम ही हूँ। वो तैयार हो चुकी थी और अब सागर का हाथ थामे आइसक्रीम खाने के लिए उसके साथ जा रही थी। वो अपने मिशन में कामयाब हो गई थी, इसीलिए बहुत खुश थी। आंटी जी, ये सारी तस्वीरें क्यों फैला रखी हैं? सुबह उठकर आंखें मलते हुए वो बाहर आई तो अंकल, आंटी और दादाजी को रिश्ता कराने वाली मालती दीदी के साथ बैठे किसी बात पर बातें करते देखा। अनु बेटा, ये तस्वीरें लड़कियों की हैं, हम सागर के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही अनु की आंखें बड़ी हो गईं। सागर भाई की शादी होगी? वाह, सच में बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत सारे कपड़े बनवाऊंगी। दादाजी, आप मुझे कपड़े बनवाएंगे ना? उसने पलटकर अपनी ख्वाहिश का इजहार सुधीर जी से किया तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रख दिया। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, तुम तो बहुत प्यारी हो। सागर की शादी में सबसे अलग और सबसे प्यारा जोड़ा तुम्हें मिलेगा। उन्होंने प्यार से उसका गाल थपथपाया। वैसे कौन सी लड़की पसंद की है सागर भाई के लिए, और क्या उन्हें पता है? उसने उत्सुकता से वहां मौजूद सारी तस्वीरें देखकर पूछा तो प्रेमा जी हंस पड़ी। सागर की दुल्हन हमने पसंद कर ली है, अब बस उसे दिखाना बाकी है। ये सुनते ही उसने प्रेमा जी के हाथ में मौजूद तस्वीर ले ली और तेजी से दौड़ते हुए सागर के कमरे में पहुंच गई। पीछे से सब लोग हंसने लगे थे। सागर भाई देखिए तो सही, मैं किसको अपने साथ लाई हूँ। सागर जो अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, हैरानी से उसकी ओर देखने लगा और फिर चारों ओर नज़र दौड़ाई थी, जहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया सिवाय अनु के। किसे लाई हो? मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। वो हंस पड़ी और उसके आगे तस्वीर लहराई, अपनी भाभी को। ये सुनते ही सागर एकदम से खड़ा हो गया। भाभी, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं आपकी दुल्हन की बात कर रही हूँ, आपकी शादी तय हो गई है, बहुत बहुत बधाई हो। ये सुनते ही सागर ने हैरत से उसे देखा। तुम पागल हो गई हो? नहीं नहीं, भला मैं क्यों पागल होंगी, बल्कि पागल तो अब आप होने वाले हैं, जोरू के गुलाम जो बनने वाले हैं। ये कहकर उसने तस्वीर आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही सागर ने उसे लेने की कोशिश की, उसने झट से पीछे कर ली। ऐसे थोड़ी ना आपको आपकी दुल्हन की तस्वीर देखने दूंगी, पहले मुझे पैसे दीजिए। कल एक चॉकलेट देखी है, लेकिन औकात से बाहर है। 2000 चाहिए, जल्दी से मुझे 2000 दीजिए ताकि मैं चॉकलेट ऑर्डर करूं, तभी आपको ये तस्वीर मिलेगी। ये सुनकर सागर ने अपना सिर पीट लिया। यार अजीब लड़की हो, हर बात में ब्लैकमेल करती हो, मुंह बनाते हुए उसने कहा और जेब से 2000 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वैसे ये 2000 की कौन सी चॉकलेट है जो तुमने ऑर्डर करनी है? आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कहकर उसने दूसरे हाथ से तस्वीर सागर के हाथ पर रखी और एक हाथ से झट से पैसे ले लिए। बहुत अच्छी सौदागर हो तुम। वो जैसे ही कमरे से निकली, पीछे से सागर की आवाज़ सुनाई दी
और फिर अनु का कह कहा पूरे घर वालों ने सुना था, जिसने सागर को उसकी दुल्हन की तस्वीर देने के पूरे 2,000 लिए थे और अब छत पर बैठी अपनी फेवरेट चॉकलेट के मजे ले रही थी और बचे हुए पैसों के बारे में सोच रही थी कि कहाँ खर्च करने हैं। रिश्ता पक्का हो गया था, उसे लड़की पसंद आ गई थी और मेहंदी का फंक्शन जारी था। उसकी खूबसूरत दुल्हन आराधना उसके बराबर में बैठी बहुत प्यारी लग रही थी। ये जोड़ी बहुत खूबसूरत थी, सब लोगों ने तारीफ की थी। सागर भी खुद को बहुत किस्मत वाला समझ रहा था जो उसे इतनी प्यारी दुल्हन मिलने वाली थी। वो दोनों आपस में कभी शर्माते हुए तो कभी नोकझोंक करते हुए बातें कर रहे थे। तभी अनु दौड़ते हुए आई और उन दोनों के बीच में बैठ गई। सागर ने हैरत से उसकी ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। क्या हो गया है अनु, आज तो कबाब में हड्डी बनना छोड़ दो। ये सुनकर अनु ने मासूमियत से आंखें झपकाईं और फिर मुड़कर आराधना की ओर देखा। आराधना भाभी सॉरी यार, लेकिन ये गजरा मुझे नहीं पहना जा रहा। अब मुझे पता है इस घर में मुझे सागर भाई के अलावा और कोई गजरा पहना कर नहीं देगा, इसीलिए बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। और वैसे भी सारी ज़िंदगी मेरी हरकतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी आपको। उसने तो अपने बचपने में रवानी से ये बात कह दी थी, लेकिन आराधना अपनी जगह जमी रह गई थी। पता नहीं क्यों उसका मूड अचानक से ख़राब हो गया था, जबकि उसने लापरवाह होकर अपना हाथ सागर के आगे फैला दिया और कहा, लो गजरा पहनाओ, कब से सबको बोल रही हूँ। और फिर ख्याल आया, जब मैंने एक नौकर पाल रखा है तो क्या ज़रूरत है किसी और से विनती करने की। अनु के कहने पर सागर ने उसके माथे पर हल्की सी चपत मारी और फिर उसके हाथ से गजरा लेकर उसके बालों में लगा दिया। अनु ने मुस्कुराकर उसकी नाक दबाई और फोटो सेशन के लिए वहाँ से भाग गई। आराधना ने गुस्से से सागर को देखा। ये कौन है? सागर ने हंसते हुए उसे अनु का नाम बता दिया। मैंने नाम नहीं पूछा, रिश्ता पूछा है। एक पल के लिए सागर की हंसी थम गई। अनाथ है, हमारे साथ रहती है, हमारे घर की एक फैमिली मेंबर बनकर। ये बात सुनकर आराधना ने नापसंदगी से अपना मुंह फेर लिया। बचपना और मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, वरना बदतमीजी में गिना जाता है। आराधना ने कहा तो सागर ने बात बदल दी, लेकिन वो समझ गया था कि आराधना को अनु का इस कदर फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। छोड़ो ना यार, कोई और बात करते हैं। सागर ने उसका हाथ चुपके से सबकी निगाहों से बचाकर थामा तो वो मुस्कुरा दी और यूं बात बदल गई। बारात का दिन भी आ पहुंचा। अनु बहुत प्यारी लग रही थी। उसने लेवेंडर कलर का लहंगा पहनकर सबके होश उड़ा दिए थे। हालांकि वो उम्र में सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन इस वक्त वो अपनी उम्र से बड़ी और खूबसूरत नौजवान लड़की लग रही थी। सागर अपनी दुल्हन को विदा कराकर घर ले आया और आराधना को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। इससे पहले कि वो सुकून की सांस लेती, धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। आराधना ने निगाह उठाकर देखा तो सामने अनु मौजूद थी, जो उससे हाथ मिलाते हुए सीधा उसके बेड पर आकर लेट गई थी। आराधना की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। डेकोरेशन तो अच्छी की है, उसने कहा और फिर डेकोरेशन में से गुलाब निकालकर नाक के करीब ले जाकर सूंघा और फिर उसकी पंखुड़ियाँ निकाल कर बेड पर फैला दी। आराधना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिलहाल वो कुछ कह नहीं सकती थी। नई नबीली दुल्हन थी, सो गुस्से से मुंह फेर लिया और ख़ुद को काबू करने की कोशिश करने लगी। बहुत देर हो गई है यार, ये सागर भाई कब आएंगे, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर तो आराधना ने खोल कर उसे देखा था। अरे अरे, ऐसे मत घूरो, आपका सागर आपका ही रहेगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस रोकड़ा चाहिए, आपकी दीदार का रोकड़ा लूँगी उनसे। आज तो कोई मौका छोड़ा है उन्हें ब्लैकमेल करने का, ये तो इतना बड़ा मौका है, मोटी रकम हाथ आने वाली है। अपनी बात पर वो खुद ही हंस पड़ी थी, जबकि आराधना हंस भी नहीं पाई। और तभी सागर अंदर दाखिल हुआ और उस आफत की पुड़िया को अपने बेड पर विराजमान देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। यार अनु, कुछ तो सोचो, मेरी दुल्हन के सामने मेरी इमेज ख़राब कर रही हो, उसने हंसते हुए बनावटी नाराज़गी से कहा। क्या इमेज ख़राब हुई आपकी? बिल्कुल ठीक तो है। अब चलिए निकालिए पूरे 20,000 और अपनी नई नवेली दुल्हन की दीदार करिए। अनु ने कहा तो आराधना ने बेहद गुस्से से सागर की ओर देखा था। वो समझ गया था कि आराधना को अनु का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनु, हम बाद में बात करते हैं, चलो अब खड़ी हो जाओ, बाहर जाओ, मैं पैसे तुम्हें कल दे दूंगा। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़कर खड़ा करने की कोशिश की तो अनु ने सिर ना में हिला दिया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक आप मुझे पैसे नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, चाहे पूरी रात यहीं रहना पड़े। सागर प्लीज़। आराधना की अब बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। सागर ने यह देखा तो जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा और बिना गिने कुछ पैसे निकाल कर अनु के हाथ पर रख दिए।
मान मान गए सागर भाई, आपको अपनी दुल्हन से मिलने की बड़ी जल्दी है, जो बिना गिने ही इतने सारे पैसे दे दिए। वो इतने सारे पैसे देकर खुश हुई थी और हंसते हुए कमरे से भाग गई। इट्स ओके यार, बच्ची है वो, उसने अपनी दुल्हन से कहा। बच्ची नहीं है, भरपूर जवान है। उसकी हरकतें अगर बचपने वाली हैं तो उसे समझना चाहिए कि अब वो बच्ची नहीं रही, और उसका हमारी ज़िंदगी में बेकार का दखल देना मुझे अच्छा नहीं लगता। आराधना ने कहा तो सागर ने एक नज़र अपनी नाराज बीबी की तरफ देखा। वो फंस गया था। अनु को भी नाराज नहीं करना चाहता था। वो अनाथ थी और अंदर से बहुत दुखी, जो अपने बचपने के पीछे अपने दर्द छुपाती थी। उसे डांट कर उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ उसकी नई नबीली दुल्हन थी जिसे वो पसंद करने लगा था। अच्छा ठीक है बाबा, मैं उसे समझा दूंगा, वो समझ जाएगी, समझदार है, उसने आराधना से कहकर मामला ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन उसे पता नहीं था अनु की कुछ छोटी छोटी सी लापरवाही और बचपने वाली हरकतें उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली थीं, और इस सोच से वो बेखबर था। वो नाराज बैठी आराधना के करीब आया, उसकी उंगली में एक डायमंड की रिंग पहनाई और उसके हाथों को बड़े प्यार से अपने होठों से छू लिया। वो उसकी तारीफ करने लगा और आराधना थोड़ी ही देर में सब कुछ भूल गई। वो बड़े ही प्यार से उसे मनाकर उसकी नाराज़गी दूर कर गया था और साथ में लैंप ऑफ करता हुआ उसे अपनी बाहों में समेट कर अपने करीब ले आया। आराधना ने भी सब कुछ भूलकर खुद को उसके हवाले कर दिया था। आराधना और सागर की शादी को 1 महीना हो चुका था। सागर का बर्थडे आने वाला था और आराधना ने उसके लिए काफ़ी कुछ तैयार करने का सोचा हुआ था। उसने अपने कमरे को बेहद रोमांटिक अंदाज में सजाया था और एक रोमांटिक सा सूट पहना था ताकि उसके पति की निगाहें कहीं और न भटकें। शादी के बाद उसका ये पहला जन्मदिन था और उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसे यादगार बनाने की तैयारी की थी। लेकिन रात के 10 बज चुके थे और वो इंतज़ार करती रह गई। मजबूर होकर उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए तो ये देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि वहाँ अनु ने पहले से ही उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रखा था और अब सारे घर वालों के साथ मिलकर न सिर्फ उसे विश कर रही थी बल्कि केक काटकर खुद अपने हाथों से खिला भी रही थी। सागर ने उसकी छोटी सी नाक दबाई और सब लोग हंस पड़े। आराधना को ये मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब सागर कमरे में दाखिल हुआ तो वो गुस्से से कमरे में टहलती हुई नजर आई। आई एम सॉरी यार, मुझे लेट हो गया। वैसे बहुत खूबसूरत इंतजाम किया है तुमने। कमरे को तारीफ भरी नज़रों से देखते हुए उसने आराधना के हाथ थामकर उन्हें चूमने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरे सरप्राइज़ की अब क्या अहमियत रह गई? आपकी चहेती, आपकी लाडली ने जब आपके लिए पहले से ही इतना सारा सरप्राइज़ प्लान कर रखा था तो फिर दूसरों की तरफ आपकी नज़र उठती ही कब है? सागर अपनी जगह पत्थर का हो गया था। आराधना, तुम गलत समझ रही हो। वो बच्ची है, छोटी छोटी बातें करके उसे खुशी मिलती है। और ये भी सोचो, बेचारी अनाथ है, हम सबके अलावा उसका कौन है? अगर मैं या घर वाले उसकी इन छोटी छोटी खुशियों में शामिल होकर उसे थोड़ी सी खुशी दे देते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? और मेरा ही नहीं, 2 महीने पहले उसने माँ का बर्थडे भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया था। वो बस मेरा भी कर दिया। नहीं सागर, अब उसे समझ जाना चाहिए कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं और वो क्यों हम दोनों के बीच आ जाती है? सागर, अब आपको सोचना पड़ेगा, वरना आपको मुझ में से और उसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आराधना ये कहकर चुप हो गई, जबकि सागर हक्का बक्का रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो आराधना? तुम्हारी अहमियत अलग है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और उसकी अहमियत अलग है। वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती और तुम उसकी जगह नहीं ले सकती। तुम तो समझदार हो ना, वो बच्ची है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आराधना ने अपना हाथ उठाकर उसे कुछ और कहने से रोक दिया और फिर अपना नाइट सूट अलमारी से निकालकर बाथरूम में चली गई। वापस आकर लाइट बंद की और नाराज होकर करवट लेकर सो गई। सागर ने अपनी कनपटी मस ली। आराधना ने उस मोहब्बत को जिसमें मान और सम्मान छुपा हुआ था किसी और ही तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। उसने अनु और सागर की नज़दीकियों का गलत मतलब निकाल लिया था। आई एम सॉरी यार, मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं उससे दूर रहूँ और उसे समझाऊँ कि मेरी शादी हो चुकी है। रात को न जाने किस समय सागर की आँख खुली थी, लेकिन अपनी नाराज़ बीवी को वो इस तरह उदास नहीं देख सकता था। इसीलिए उसे अपने सीने से लगाकर उसने आराधना से वादा किया था, और ये वादा कब तक रहता ये कोई नहीं जानता था।
सागर की नीयत साफ थी, लेकिन आराधना को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बस यही कोशिश कर रही थी कि वो अनु से दूर रहे। लेकिन अनु सिर्फ 17 साल की थी। उसके अंदर अकल की कमी थी, बचपना ज़्यादा था, बेपरवाही थी, और उसके इसी बचपने ने आखिरकार सागर की ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी करके ही दम लिया। सागर और आराधना की शादी का ये तीसरा महीना शुरू हो चुका था। भाभी नज़र नहीं आ रही? अनु ने सागर के बराबर में बैठते हुए उसकी तरफ पॉपकॉर्न बढ़ाते हुए कहा, और फिर टीवी खोलकर कोई मूवी लगा ली। वो अपनी बहन की शादी के सिलसिले में गई हुई है। अच्छा, और ये दादाजी और अंकल आंटी भी नज़र नहीं आ रहे? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? उसकी नज़र टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी और वो सागर से सवाल पर सवाल कर रही थी, जो अपने ऑफिस का काम मोबाइल में देख रहा था। यार तुम कितना बोलती हो, उसने बेजार होकर अनु से कहा। तो उसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया और वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शाम के 6 बजे थे। मौसम के तेवर खराब थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ये तो नाराज हो गई, अब खाना कौन देगा यार? प्रेमा जी ने सागर से कहा था कि अनु से कहकर अपने लिए कुछ खाने के लिए बनवा लेना या फिर बाहर से ऑर्डर कर लेना। लेकिन उसने अब तो अनु को नाराज कर दिया था, तो खाना कौन देता? बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, फिर उठकर कुछ ऑर्डर कर दूंगा। इस झल्ली सी लड़की को भी खिला दूंगा और खुद भी खा लूंगा। सोचता हुआ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब रात के 8 बज चुके थे। बारिश बरसने के लिए बेताब थी और आखिरकार बादल मान गए। बारिश खूब तेजी से बरस रही थी। अनु अपने कमरे में मौजूद थी, तभी बिजली बंद हो गई। उसे डर महसूस हुआ। सागर भाई प्लीज़ कहाँ हैं आप? वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। जब उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी तो वो दरवाज़ा खोलकर खुद ही बाहर निकल आई। वो अपने मोबाइल की लाइट से कमरे में रोशनी करके बैठा हुआ था। अनु ने रोते हुए उसे आवाज़ दी तो वो फ़ौरन उठकर उसके पास आया। बिजली ज़ोर से चमकी थी और अंधेरे में रोशनी हुई तो उसका दिल उछलकर गले में आ गया। सागर भाई कहाँ हैं आप? उसने रोते हुए कहा, और तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वो दौड़कर उसके सीने से लग गई। सागर थम सा गया। ये पहली बार हुआ था जब वो उसके इतना करीब आई थी। वो भरपूर जबान थी और उसके सीने से लगकर बुरी तरह रो रही थी। क्या हो गया है अनु तुम्हें? उसने उसके कंधों से थाम कर अपने सामने किया। रो क्यों रही हो? यहीं तो हूँ मैं तुम्हारे सामने। सागर ने मोबाइल की लाइट से थोड़ी रोशनी की तो उसकी सांस बाहर आई। मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास आपके कमरे में बैठ जाऊं? ये सुनकर सागर को आराधना की बात याद आई, लेकिन उस वक्त तो आराधना मौजूद नहीं थी। ओके बाबा तुम रो मत, आ जाओ यहीं बैठ जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। मुझे नींद आ रही है। वो काफ़ी नींद में लग रही थी। सागर के कहने पर वो बेड पर लेटते ही कंबल लेकर सो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और रोने की वजह से काजल फैल गया था। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गई थी। सागर ने उसके चेहरे की मासूमियत को देखा, जो बिजली की चमक में थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिखाई दे रही थी। उसे गहरी सुकून भरी नींद में सोते देखकर वो हल्के से मुस्कुराया और कमरे से बाहर आ गया। उसे सही नहीं लगा कि वो उसके साथ कमरे में रुके, इसीलिए उसने खुद को तसल्ली दी और दादाजी के कमरे में आकर सो गया। लेकिन आगे यही बात अब उसके लिए तूफान बनकर आने वाली थी। वो नहीं जानता था। अभी उसकी आंख लगे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मोबाइल की रिंग बजी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। मोबाइल पर आराधना कॉलिंग देखकर उसने फ़ोन उठाया। कहाँ हो यार, दरवाज़ा खोलो, तब से बाहर खड़ी भीग चुकी हूँ पूरी की पूरी। आराधना ने गुस्से से कहा तो वो हैरान होता घड़ी में समय देखने लगा। 11 बजे तुम इस वक्त आई हो? ये कहकर वो तेजी से बाहर की ओर दौड़ा था और दरवाज़ा खोल दिया। आराधना को गहरी खामोशी का एहसास हुआ। तौलिया ले आऊं? आराधना पूरी तरह भीग चुकी थी और अब सर्दी से कांप रही थी। उसे यूँ भीगा और कांपता देखकर वो जल्दी से तौलिया लाने के लिए कमरे में जाने लगा तो आराधना ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों कमरे में साथ चलते हैं, वैसे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। सागर ने उसे करीब करते हुए कहा। सब लोग एक शादी में गए हुए हैं, सिर्फ अनु घर पर है और इस वक्त सो रही है। ये सुनकर आराधना के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो अकेली तुम्हारे साथ घर में है? उसने एक बार फिर सागर से पुष्टि की। हाँ, और सो रही है, इसमें क्या हो गया? चलो अपने कमरे में चलते हैं। वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा दिखाई दे रहा था। आराधना ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन अपनी जगह ठिठक गई। सागर को भी अब होश आया। वो तो बिल्कुल भूल ही चुका था कि अनु उसी के कमरे में सो रही है, और अब उसका दिल धक से रह गया था कि आगे आराधना नया तमाशा खड़ा करने वाली है।
ये हमारे कमरे में क्या कर रही है? वो ज़ोर से चिल्लाई और तब तक सागर खुद को संभाल चुका था। यार, बिजली चली गई थी, बारिश हो रही थी तो उसे डर लगने लगा था और यहाँ पर आकर सो गई और मैं दादाजी के कमरे में था। अच्छा, तो अब तुम दोनों मिलकर मुझे और कितना बेवकूफ़ बनाओगे? मुझे पागल समझा हुआ है। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और तुम दोनों का ये मेरी नाक के नीचे जो खेल जारी है ना, मैं इसे अच्छी तरह समझ गई हूँ। बहुत हो गया सागर, आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी और चिल्लाते हुए बेड के करीब आई जिस पर अनु बेखबर सो रही थी। अनु, उठ जाओ, मेरे कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अनु के ऊपर से कंबल हटाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कपड़े बुरी तरह बिखरे हुए थे। आंखों के आसपास फैला हुआ काजल उसकी हालत और भी बिगाड़ रहा था। ये देखकर आराधना ने तंज से अपने पति की ओर देखा। अब भी तुम्हें सबूत चाहिए? ये क्या है? इसकी बिखरी हालत और तुम्हारे कमरे में इसका मौजूद होना। ये बच्ची है और तुम तो जवान हो ना। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जबकि सागर के पैरों से जमीन फिसल गई थी। आराधना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? होश के नाखून लो। होश के नाखून तो मैं अब ले रही हूँ। तुम दोनों एक कमरे में एक छत के नीचे सो रहे हो और मैं उफ तक न कहूँ। इतना घटिया समझा है मुझे, खुद के जैसा। ये सुनते ही सागर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। अचानक उसका हाथ उठा और आराधना के मुंह पर थप्पड़ का निशान बना गया। लेकिन आराधना की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। अनु को अंदाज़ा हो गया था कि वो उन दोनों पर शक कर रही है, इसलिए वो बुरी तरह रोने लगी। तभी दादाजी की आवाज़ आई। आराधना और भी चीखने लगी। क्या हो गया है बेटा? इतना क्यों चिल्ला रही हो? आराधना की सास ने आगे आकर पूछा तो वो और भी ज़ोरों से रोने लगी। आपके बेटे ने अनु के साथ मिलकर अपना मुंह काला किया है और उल्टा मुझे ही बुरा भला कह रहा है। मैं जा रही हूँ इस घर से। अपने बेटे को कहे ये मुझे तलाक दे। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वो बच्ची है, मैं उसके बारे में ये सब सोच भी नहीं सकता। तुम इतनी गंदी सोच की मालिक हो सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सागर की बात सुनकर वो रोते रोते तंजिया हंसी। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम उस बच्ची को पूरी रात गोद में खिलाते रहे हो और अब अनजान बन रहे हो। मैंने कहा ना, मुझे तलाक दो, तलाक दो। दादाजी देख रहे हैं ना, ये दोनों एक ही कमरे में हैं। ये सागर के कमरे में सोई हुई थी। क्या कोई ये बात पसंद करेगा? खुद बताइए मुझे। नहीं ना। आप दोनों को तो इन दोनों की ही शादी करवा देनी चाहिए थी। मुझे बीच में लाने और मेरी ज़िंदगी ख़राब करने का क्या मकसद था? वो रो पड़ी। दादाजी ने फटी फटी निगाहों से अनु को देखा, जो अब तक बेड पर बैठी थी और उसका बिखरा हुआ हुलिया सब कुछ बयां कर रहा था। उसके बिखरे बाल, रोते रोते एकदम मुजरिम सा बन जाना, सब कुछ साफ था। दादाजी कुछ कदम चलते हुए अनु के पास आए और जैसे ही हवा में हाथ उठाकर उसे मारने लगे, सागर एक पल में ही आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ चुका था। नहीं दादाजी, प्लीज़, आपको सच नहीं पता। जो ये कह रही है वो सच नहीं है। अनु एकदम पवित्र है, मैं पवित्र हूँ। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। भले ही वो मेरे कमरे में सोई थी, लेकिन मैं आपके कमरे में सो रहा था। उसे डर लग रहा था, इसीलिए वो मेरे कमरे में आई थी। उसके सोते ही मैं कमरे से बाहर चला गया था। ये झूठ है, सरासर झूठ। नई नई जबानी चढ़ी है इस पर, जो संभाली नहीं जा रही, जिसे ठंडा करने के लिए ये सागर के पास आई थी। और सागर इसके करीब होते ये भी भूल गया कि वो शादीशुदा है। ऐसे मर्द के साथ मैं हरगिज नहीं रुक सकती। तभी आराधना ने एक बार फिर तलाक की बात कर दी और इतने घटिया शब्द सुनकर सागर की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। वो एक झटके से आराधना के करीब आया था। तुम जैसी गंदी जहनीत वाली औरत के साथ मैं खुद भी रहना नहीं चाहता, जो एक पवित्र और साफ रिश्ते पर इतना गंदा कीचड़ उछाल रही है। काश मेरी तरह तुम भी इसे अनाथ बच्ची समझकर अपने सीने से लगा लेती, तो इतनी गलतफहमियां कभी पैदा न होती। दूर जाना चाहती हो ना मुझसे अलग होना चाहती हो तो शौक़ से अलग हो जाओ। मैं भी तुम्हें खुद से अलग कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपनी ज़िंदगी नर्क नहीं बनानी। जाओ, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया। तलाक के पेपर भी तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगे। ये कहकर उसने अपना मुंह मोड़ लिया था, जबकि आराधना फटी फटी आंखों से सागर की पीठ को देखती रह गई। बाकी सब लोग भी हक्का बक्का रह गए थे। अब खड़ी क्यों हो? बहुत शौक है ना तुम्हें अपना घर बर्बाद करने का, तो अब जाओ यहाँ से। जबकि आराधना रोते हुए ख़राब मौसम में भी वहाँ से चली गई थी। सब लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सागर ने उसे नहीं रोका था। अगर आराधना गई तो अनु भी इस घर से जाएगी,
सुधीर जी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उन्होंने अनु को इस घर में लाकर कितनी बड़ी गलती कर दी और अब अपनी इस गलती को सुधारना चाहते थे। अगर आराधना इस घर में नहीं रहेगी तो अनु भी नहीं रहेगी। दादाजी ने अनु का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालना चाहा, तभी सागर ने उन्हें रोक लिया। दादाजी प्लीज आप तो होश करें। आराधना तो गुस्से से पागल हो चुकी है। उसे तलाक लेने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा था। उसी की ख्वाहिश पर तो मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। आधे घंटे से मैं उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। सागर ने वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। तो अब जब मैं उसकी ख्वाहिश पर तलाक दे रहा हूँ तो आराधना का यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। आप उसे घर से निकालें, लेकिन अनु का कोई कसूर नहीं है। उसे बेकसूर होते हुए सजा ना दें। लेकिन सुधीर जी के चेहरे के हाव भाव नरम नहीं हुए थे। प्रेमा जी भी अनु के खिलाफ नजर आ रही थीं। ये देखकर, जो काफ़ी देर से अनु एक कमरे में सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी, लहराकर जमीन पर आ गिरी और बेहोश हो गई। ये देखकर सागर बुरी तरह परेशान हुआ था। भगवान के लिए कुछ तो तरस करें इस पर, वो मासूम है। इसे तो कुछ भी पता नहीं था, ये तो सो रही थी। ये सारा तमाशा आराधना का खड़ा किया गया है, कोई उस पर उंगली ना उठाए। लेकिन दादाजी ने फैसला कर लिया था कि अनु अब यहाँ नहीं रहेगी। सागर ने एक पल के लिए अपनी माँ और दादाजी की तरफ देखा। अनु यहीं रहेगी। इसे यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता। किस हक से रहेगी यहाँ? इसके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इससे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। सच कहा था आलोक ने, बिना रिश्ते के हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन तब भी मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसकी माँ का ही चरित्र सही नहीं था। अपने बाप की नाक कटाकर घर से भाग गई थी। उसके बावजूद भी मैंने इस लड़की को इस घर में रहने की इजाज़त दी। लेकिन इसने क्या किया? एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अब ये यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहेगी। इस घर में रहने का इसका कोई हक नहीं। दादाजी, मैंने कहा ना, अनु यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये यहीं इसी घर में रहेगी। किस हैसियत से रहेगी इस घर में, बताओ मुझे। दादाजी गुस्से से आगे बढ़े थे, जबकि अनु अभी तक बेहोश थी। सागर ने एक नज़र बेहोश पड़ी अनु को देखा, एक नज़र अपने घर वालों को, और फिर एक पल में ही वो फैसला ले चुका था। ये इस घर में मेरी बीबी की हैसियत से रहेगी। मैं अभी इसी वक्त इससे शादी करके इसके दामन पर लगे दाग को धो दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आराधना सिर्फ तलाक लेकर दम नहीं लेगी, बल्कि इसके किरदार को बदनाम करेगी। और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं मुजरिम हूँ, ना कि ये। मैं इससे शादी करूँगा। वो अनु को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाया और फौरन डॉक्टर को कॉल लगा दिया। बरसती बारिश में डॉक्टर ने आने में आधा घंटा लगा दिया था। अनु अभी तक बेहोश थी और सागर की जान पर बनी हुई थी। डॉक्टर ने उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की और आखिरकार वो होश में आ गई तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हें सहारा देने के लिए। तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, न तुम्हें कोई हाथ लगाएगा, न इस घर से निकालेगा, क्योंकि अब इस घर में तुम सागर आहूबालिया की पत्नी की हैसियत से रहोगी। वो उसका हाथ पकड़कर सीधे घर में बने मंदिर तक लेकर आया था। बारिश की बूंदें और भीगी हवा के बीच उसकी पकड़ में एक अजीब सा सख्तपन था, जैसे अब कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। भगवान जी के चरणों में रखी सिंदूर की डिब्बी खोली, एक चुटकी सिंदूर उठाया और बिना एक पल गवाए उसकी मांग में भर दिया। पल भर में मंदिर की घंटियां जैसे जोर से बज उठी थीं, लेकिन घर के बाकी लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे, हक्का बक्का और अबाक। अब ये मेरी पत्नी है, आज से इस परिवार का हिस्सा, और इस पर उंगली उठाने से पहले मुझ पर उठाना। सागर की आवाज़ में इतना तेज था कि दीवारें भी जैसे कांप उठीं। अनु बस फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उसके हाथ अनायास ही सिर तक चले गए, जहां सिंदूर की हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी। कुछ ही पल पहले तक वो किसी और दुनिया में थी, और अब ये सब क्या हो गया था? एक चुटकी सिंदूर ने उसकी पूरी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया था। ये दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे काला, सबसे भयानक दिन था। सिर्फ एक दिन जिसने उसका बचपना, उसकी मासूमियत, उसकी हंसी और उसका भरोसा सब छीन लिया था। घर के बाकी लोग चुपचाप एक अफसोस भरी निगाह उन दोनों पर डालकर अपने अपने कमरों में चले गए थे, और वो सर झुकाए चुपचाप भीतर ही भीतर टूट रही थी। सागर ने आगे बढ़कर उसके गालों पर बहे आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछ दिया। मैंने कहा था ना, संभल जाओ, इस बचपने से बाहर निकलो। उसने आगे कुछ और नहीं कहा, लेकिन उन शब्दों ने ही जैसे उसकी रग रग में सन्नाटा भर दिया। उस दिन के बाद से सचमुच अनु संभल गई थी।
या यूं कहो संभलने के नाम पर खामोश हो गई थी। उसका बचपना कहीं गुम हो गया था। वही अनु जो कभी घर के हर कोने में तितली की तरह उछलती खिलखिलाती सबको हंसाती थी, अब एक कमरे की चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी। उसका अंदाज ठहरा हुआ, आंखों में सूनी परत और दिल में एक ऐसा बोझ जिसे वो किसी से कह नहीं सकती थी। सबका विश्वास उसके ऊपर से उठ चुका था और ये बात उसे अंदर ही अंदर निगल रही थी। उसकी शादी को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके लिए ये 3 दिन 3 साल की सज़ा जैसे लग रहे थे। वो शर्मिंदगी से किसी के सामने बात करने के काबिल नहीं रही थी। मुझे आराधना भाभी को सब बता देना चाहिए, क्या पता उनके मेल जोल का कोई रास्ता बन जाए और मैं इनकी ज़िंदगी से निकल जाऊं। ये सोचकर उसने ये कदम उठा लिया था और आराधना से मिलने उसके घर चली आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे जाने के बाद ही उसने तुमसे शादी कर ली थी ना? कैसी लड़की हो तुम? किसी का घर बर्बाद करके भी तुम्हें सुकून नहीं मिला जो अब यहाँ चली आई हो। वो उस पर बरस पड़ी। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आराधना ने ठंडी हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। क्या है कैसा है मुझे सब पता है। मेरे घर से नहीं निकली तो धक्के देकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। अनु रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मुजरिम हूँ आपका घर खराब करने के पीछे, लेकिन भगवान की सौगंध मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आराधना का गुस्सा आसमान छू रहा था। ऐसे नहीं समझोगी ना तुम? हाँ। वो आगे बढ़ी और उसके बालों से खींचकर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। अनु संभल न सकी और वहीं गिर गई। जोर से टकराने पर उसका सर फट गया और खून बहने लगा। अब जाओ यहाँ से और दफ़ा हो जाओ। आराधना को उस पर जरा भी रहम नहीं आया और उसने उसे पैर से एक जोरदार ठोकर मारकर घर से बाहर कर दिया। जैसे तैसे वो खराब हालत में घर पहुंची थी। उसे यूँ जख्मी हालत में देखकर सागर, जो उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ से वहाँ बुरी तरह टहल रहा था, अपनी जगह पत्थर का हो गया। ये क्या हुआ है तुम्हें? किसने चोट पहुँचाई और कहाँ थी तुम? मैं परेशान हो गया था, डर गया था कि कहाँ चली गई हो। वो उसे लेकर कमरे में आया और उसके पास घुटनों के बल बैठकर उससे पूछने लगा। मैं आराधना भाभी के पास गई थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डरते डरते उसने बताया कि वो आराधना से माफ़ी मांगने गई थी। तो ये सुनकर सागर का गुस्सा आसमान छूने लगा। क्या सोचती हो तुम? ऐसा करके महान बन जाओगी? हाँ, मेरी बीवी हो तुम। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम मुझसे पूछे बिना घर से बाहर जाओ? वो उस वक्त उसके बेहद करीब था, इतना कि अनु की जोर जोर से धड़कती धड़कनों की आवाज़ वो आराम से सुन सकता था। वो बुरी तरह डर के मारे कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। उसका डरा हुआ ये रूप देखकर सागर का गुस्सा बर्फ़ की तरह पिघल गया था। उसने गहरी सांस ली। क्यों नहीं समझ आती तुम्हें कि आराधना मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी है और ये फैसला उसका खुद का था। मैंने वकील से बात कर ली है, पेपर तैयार है। उसने मुझे खुद तलाक दिया है, मैंने उसे नहीं छोड़ा। वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में थाम कर नरमी से उसे समझाने लगा। अनु ने सिर हाँ में हिला दिया। सागर ने फौरन फर्स्ट एड बॉक्स उठाया, उसके सर की पट्टी की, जख्म को साफ किया। थोड़ी देर के बाद वो किचन से हल्दी वाला दूध लेकर आया। ये पी लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। बेकार में ही तुमने ये जख्म ले लिए। वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन अनु मुस्कुरा भी ना सकी, बस मन ही मन सोच कर रह गई। सच कह रहे हो सागर, मैंने बेकार में ही ये जख्म ले लिए। शादी के 3 दिन बाद तक सागर ने अनु से कोई बात नहीं की। वो खामोश रहा, जिसका नतीजा अनु ने ये निकाल लिया था कि उनकी ज़िंदगी की बर्बादी का कारण वही है। और इस सोच में वो आराधना के पास पहुंच गई थी और बदले में एक गहरी चोट लेकर आई थी। कितनी बार बता चुका हूँ तुम्हें कि तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सागर ने अनु के आगे चुटकी बजाकर नरमी से कहा, तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अब जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। उसने अनु को बेड पर लेटने का इशारा किया, फिर उसे कंबल उड़ाकर लैंप बंद कर दिया और खुद सोफे पर आकर लेट गया। 3 दिन बाद ही उनके बीच पहली बार ये बातचीत हुई थी और इस बातचीत के बाद अनु के कंधे से एक भारी बोझ उतर गया था। 5 दिन के बाद जब तलाक के पेपर आराधना के पास पहुंचे तो उसने बिना कुछ कहे उन पेपरों पर साइन कर दिए थे और तब सागर ने पूरे रीति रिवाज के साथ अनु से शादी की थी। सबको पता चल चुका था कि सागर ने अनु से शादी कर ली है और शादी के बाद उसने सोशल मीडिया पर अपनी और अनु की कुछ तस्वीरें भी डाल दी थीं और वो तस्वीरें देखकर आराधना जलन की आग में भड़क उठी थी। क्या लगता है तुम्हें, अपना घर बसाकर मेरा घर बर्बाद करके तुम खुद भी चैन से रहोगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी।
उसने खुद से वादा किया और सही वक्त का इंतजार करने लगी। सागर और अनु की शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे और धीरे धीरे दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत भी होने लगी थी। वो अपने मोबाइल पर अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी जब उसे अनजान नंबर से कॉल आई। सागर का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर वो चैन से बैठेगा और तुम्हें धोखा नहीं देगा? होश में आओ, उसकी खबर रखा करो, वो कहाँ है, क्या कर रहा है। अनु पहचान न सकी ये कॉल किसकी तरफ से आई थी, लेकिन उसका दिल एकदम से धक सा रह गया था। उसी नंबर से उसे कुछ तस्वीरें भी मिली जिनमें सागर किसी लड़की के बेहद करीब था और हंसते हुए उससे बात कर रहा था। इतना बड़ा धोखा! अनु की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैसेज में मौजूद होटल के पते पर उसने टैक्सी लेकर वहां का रुख किया और भरे दिल और लड़खड़ाते कदमों के साथ होटल के अंदर दाखिल हुई। वहां पहुंचकर वो अपनी जगह पत्थर की हो गई। सागर सचमुच एक लड़की के साथ मौजूद था। उसे कमर से थाम कर सहारा देता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और तभी उसकी नज़र अनु पर पड़ी। वो भी अपनी जगह ठिठक गया और फौरन उस लड़की से थोड़ा सा दूर हो गया, क्योंकि उसने अनु की आंखों में बेइंतहा दर्द देख लिया था। अनु 2 कदम पीछे हट गई। वो लड़की भी एकदम से सीधी होकर बैठ गई, जो कुछ पहले तक नशे में धुत दिखाई दे रही थी। दूर हो जाओ मुझसे, शर्म नहीं आती लड़कियों को इस तरह लिफ्ट देते हुए? मैंने तुम्हें पहली बार भी कहा था मुझसे दूर रहा करो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, शादीशुदा होकर इस तरह के अफेयर चलाते हो। उस लड़की ने अचानक शोर मचाकर सागर के किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। अनु ने रोते हुए सर नामे हिलाया और मुंह पर हाथ रखकर बाहर की ओर दौड़ी। अनु, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुम देख रही हो सब गलत है। भगवान के लिए प्लीज रुको तो सही। लेकिन वो सड़क पर रोते हुए तेजी से भागती रही। आंसुओं ने सारा रास्ता धुंधला कर दिया था। दिल फटने के करीब था। गाड़ियों के हॉर्न भी उसे सुनाई नहीं दे रहे थे। उसे परवाह थी तो बस अपने टूटे हुए दिल की, जो उसके कदमों में बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। अनु प्लीज रुक जाओ। अनु, मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सागर बार बार उसके पीछे दौड़ता रहा, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसने अनु को जोरदार टक्कर मारी। वो सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। सागर वहीं थम गया और अगले ही पल उसकी एक चीख निकल गई। वो दौड़कर खून में लथपथ अनु को अपनी गोद में भर लेता है। उसका खून से सना चेहरा देखकर उसका दिल डूब जाता है। मदद करो, कोई तो मदद करो, वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। तभी एक एम्बुलेंस आई। उसने अनु को उसमें डाला और अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल पहुंचते ही उसे इमरजेंसी में ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने उसकी हालत नाजुक बताई। सागर ठंडे कॉरिडोर में बार बार टहल रहा था, खुद पर गुस्सा कर रहा था। उसने ऑफिस की उस लड़की को लिफ्ट क्यों दी, जबकि उसका उससे कोई रिश्ता भी नहीं था। सिर्फ हमदर्दी में उसकी बातों में आकर उसे डोनेशन देने का वादा किया था और होटल तक साथ गया, जहां उसकी पूरी टीम भी मौजूद थी। वापसी में वो लड़की अचानक बेहोश हो गई और उसी वक्त उसे सहारा देकर वो बाहर ला रहा था जब अनु ने उन दोनों को देख लिया। ये सब कुछ सोची समझी साजिश है, मुझे और अनु को बदगुमान करने के लिए। अस्पताल के वेटिंग एरिया में बैठकर उसने दीवार से सर टिकाया और एक नाम उसके दिमाग में गूंजा, आराधना, तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तभी डॉक्टर ने आकर खबर दी, अनु होश में आ चुकी है। ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने अपना चमत्कार दिखा दिया। उसके सर में जमा हुआ खून एकदम से बहना शुरू हो गया था और वो ठीक होने लगी। कुछ घंटे के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर के इन शब्दों के बाद सागर ने पूरे 5 घंटे तक अनु से मिलने का इंतजार किया था और फिर 5 घंटे उसके लिए किसी अजीब कैद से कम नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे, दिल में बेचैनी की लहरें थीं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था उसका दिल अनु की तरफ इतनी जोर से क्यों खिंच रहा है। इस तरह की तड़प तो उसने आराधना के लिए भी महसूस नहीं की थी, शायद इसलिए कि पिछले 9 महीने से अनु उसके बेहद करीब रही थी। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को वो पूरा करता आया था और अब उसकी तकलीफ ने उसे भीतर तक हिलाकर रख दिया था। वो कमरे में दाखिल हुआ जहां अनु बिस्तर पर लेटी हुई थी। सागर को देखते ही उसने गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। वो बेहद कमज़ोर नजर आ रही थी। सागर उसके पास आकर बैठा। क्या तुम्हें अपने सागर पर यकीन नहीं? उसने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन अनु ने झटके से हाथ हटा लिया। ये सब कुछ आराधना का किया धरा है अनु, तुम समझती क्यों नहीं हो? सागर ने धीरे से कहा। मुझे कुछ भी नहीं समझना, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उसे कैसे झुठला दूं? अनु की आवाज़ में रुक रुक कर रोने की कपकपी थी। सागर की सांसें भारी हो गईं। क्या तुम्हें यह भी यकीन नहीं
कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? क्या तुम्हें यह भी यकीन नहीं कि तुम्हारे लिए मैंने पूरे घर वालों की दुश्मनी मोल ली है और तुम्हें अपनाया है, लेकिन तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने तुम्हें सहारा दिया है तो मैं किस मुंह से तुम्हें धोखा दूंगा? बताओ मुझे, क्या तुम्हें जर्रा बराबर भी मुझ पर यकीन नहीं? तुम ये बताओ, मेरे होटल के बारे में तुम्हें किसने बताया? वो चुप रही। मैं समझ गया, ये सब कुछ आराधना नहीं किया है। वो लड़की मेरी ऑफिस की वर्कर थी, उससे डोनेशन देने की खातिर मैं फंड रेजमेंट में गया था। उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे सहारा देकर नीचे ला रहा था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। अब तुम्हें यकीन है या नहीं? अगर यकीन है तो तुम्हारा सागर तुम्हारे लिए हाजिर है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ। सागर की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आए थे। वो उठकर जाने लगा कि तभी अनु ने उसका हाथ थाम लिया। मुझसे दूर मत जाइए सागर, मुझे आपकी ज़रूरत है। सागर ने पीछे पलटकर उसकी तरफ देखा। वो उठने की कोशिश कर रही थी। सागर ने एकदम उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए अनु रो पड़ी। आपने ये सब क्यों किया? मुझे तकलीफ़ क्यों दी? खुद को तकलीफ़ क्यों दी? मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। सागर ने उसे अपनी बाहों में भरकर शिद्दत से अपने पास खींच लिया। वादा करता हूँ आगे तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं किसी भी लड़की के करीब नहीं जाऊँगा, किसी लड़की से बात भी नहीं करूँगा, सिर्फ अनु का बनकर रहूँगा। क्योंकि सागर अनु से मोहब्बत करने लगा है। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर खुद को मुजरिम महसूस करता हूँ। वो वक्त मुझ पर कयामत बनकर गुजरा था जब सड़क पर मेरा दिल डूब गया था। मुझे लगा था जैसे मेरी जान और मेरी सांसों का रिश्ता टूट जाएगा। उसके कंधे पर अपना सर झुकाए वो बड़ी ही मोहब्बत से कह रहा था, और उसकी मोहब्बत पर अनु दिल से मुस्कुरा दी थी। वो ठीक हो चुकी थी और अब घर भी आ गई थी। ये देखकर वो हैरान रह गई कि अंकल, आंटी और दादाजी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उस पर फूलों की पंखुड़ियाँ निछावर कर रहे थे। मुझे माफ़ करना बेटा, आराधना ने अपने शक और जलन में अपना ही घर बर्बाद कर लिया। वो तुमसे जलती थी और इसी जलन में तुम दोनों को मुसीबत में डाल दिया। मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा व्यवहार तुमसे सही नहीं था। दादाजी ने हाथ जोड़ दिए तो अनु उनके सीने से जा लगी। आपने मुझे नई जिंदगी दी है दादाजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। दादाजी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। दादाजी, मैं भी आपका ही पोता हूँ, सागर ने पीछे से शिकायत भरे शब्दों में कहा तो सब लोग हंस पड़े। दादाजी ने अपनी बाहें फैलाईं और सागर और अनु एक साथ उनके सीने से लग गए। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि अनु अभी भी टीवी पर बैठी कोई कार्टून मूवी देख रही थी। सागर उस मूवी के ख़त्म होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे ज़ोरों से नींद आ रही थी। बस करो अनु, अब और नहीं सह सकता, सुबह देख लेना यार। उसने खड़े होते हुए अनु का हाथ खींचा, लेकिन उसने उठने से इनकार कर दिया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो गुस्से से उसे घूरने लगा तो अनु ने हंसते हुए अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैला दिए। साफ इशारा था कि गोद में लेकर चलो। उसकी लौटती शरारतें देखकर सागर के दिल में एक सुकून उतर आया था। उसने झट से अनु को अपनी गोद में उठा लिया। वो उसके गले में बाहें डालकर उसके चौड़े सीने पर सर टिकाए उसकी धड़कनों को सुन रही थी। पता नहीं ये कौन सा एहसास था, लेकिन अनु के दिल की धड़कन तेज हुई थी। अचानक से उसके गाल दहकने लगे थे, दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। ये एहसास था कि उनका रिश्ता अब बदल रहा है, एक नया रंग ले रहा था। सागर की खुशबू से धीरे धीरे मदहोश करने लगी थी। जब सागर उसे बेड पर लिटाकर हटने लगा तो अनु ने झट से उसका कॉलर पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। यहीं सो जाओ बेड पर। उसकी आंखों में कुछ अनकहे से जज्बात तैर रहे थे, जिन्हें देखकर सागर बुरी तरह घबराया। तुम सो बेड पर, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। वो उसके बहुत करीब जाने से डर रहा था, क्योंकि अगर वो आज नहीं रुकता तो शायद खुद को संभाल नहीं पाता। पहली बार उसने अपने दिल में अनु के लिए गहरे जज्बात महसूस किए थे, लेकिन वो इस रिश्ते को अभी थोड़ा समय देना चाहता था। फिर भी अनु की आंखों में उठते भावों से वो बेखबर नहीं था। शादी करने का हौसला रखते हो और मेरे करीब सोने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर? उसने उसे शिकायती नज़रों से देखा। ऐसी बात नहीं है अनु, बस डर लगता है कि कहीं कुछ। मगर वो बात पूरी करता ऐसे पहले ही अनु ने उसे जोर से अपने ओर खींच लिया और वो उसके पहलू में जा गिरा। क्या कुछ? जब शादी होगी तो कुछ तो होगा ही ना। सब समझती हूँ मैं, इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। अगले महीने पूरे 18 की हो जाऊंगी। उसकी गर्म सांसें सागर को झुलसाने लगी थीं। सागर का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अनु,
सागर कुछ कहता इससे पहले ही अनु ने उसकी बात काट दी। अस्पताल में तो कह रहे थे मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर जब मोहब्बत की जाती है तो महबूब से अलग नहीं रहा जाता। मुझे भी आपसे अलग नहीं रहना, क्योंकि मैं भी आपसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। और यह एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे वो कॉल आई थी जिसमें कहा गया कि तुम्हारा किसी से अफेयर है। मैं अंदर से टूट गई थी। ये ख्याल मेरी जान ले गया था कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी। वो उसके और भी करीब होते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख गई। अब सागर उसे खुद से दूर कर ही नहीं सकता था। धीरे से उसके हाथ अनु की पीठ पर टिक गए और अनु ने एक सिसकी भरते हुए आंखें बंद कर लीं। सागर की उंगलियों का कोमल स्पर्श अनु के दिल की धड़कनों को और तेज करने लगा। उसकी सांसें बेकाबू होकर लंबी और भारी हो रही थीं। सागर के हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ से होते हुए उसकी कमर तक उतर आए थे, मानो हर इंच पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हों। वो उसे सावधानी से बेड पर लिटाता हुआ उसके ऊपर झुकाया था। उसकी आंखों में चाहत और लगाव का गहरा समंदर था। सागर ने अपनी उंगलियों से अनु के चेहरे के नाजुक नक्श को छुआ था, जैसे हर लकीर को याद कर लेना चाहता हो। उसकी उंगलियां उसके होठों पर आकर ठहर गईं, मुलायम कांपते हुए लाल अनारी होठ जिन पर उसकी सांसें गिर रही थीं। दिल की गहराइयों से एक आवाज़ आई थी, अब खुद को मत रोको। जब ये रिश्ता दिल और रूह से जुड़ चुका है तो बीच में दूरी का क्या मतलब। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे झुका और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। अनु ने आंखें बंद करते हुए उसके कॉलर को अपनी मुट्ठियों में कसकर थाम लिया। कतरा कतरा उसके लबों का स्वाद लेते हुए सागर जैसे उसके एहसासों में डूबता चला गया। होठों से होता हुआ वो उसकी गर्दन पर ठहर गया, जहां उसकी नरम धड़कनों की गर्माहट उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। अपनी शर्ट उतारते हुए उसने बेहद नरमी से अनु की शर्ट के बटन खोले, मानो कोई नाजुक सा ख्वाब खुल रहा हो। और अब उसके होंठ अनु के वजूद पर ऐसे उतर रहे थे जैसे हर स्पर्श में अपना नाम लिखना चाहता हो। अनु की सांसें बेकाबू हो रही थीं, उसका बदन सिहर रहा था और वो सागर की छुअन में पूरी तरह खो चुकी थी। जब सागर उसकी नाजुकी में और भी गहराई तक उतरा तो अचानक अनु के होठों से एक हल्की सी चीख ने उसका दिल धड़का दिया था। वो हड़बड़ाकर रुक गया। उसकी आंखों में साफ घबराहट थी। तुम ठीक हो ना? मैं इसीलिए मना कर रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अनु ने धीरे से आंखें खोली। उसके होंठ मुश्किल से हिले थे। इस दर्द में भी सुकून है सागर, वादा करो कभी छोड़कर नहीं जाओगे। वो नाजुक पल जैसे ठहर गया था। उसकी आंखों में सिर्फ भरोसा और मोहब्बत की मांग थी। और सागर ने उसके हाथों को अपने होठों से छूते हुए धीमे स्वर में कहा था, जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ तमाम होगी। अनु ने आंखें सुकून से बंद कर लीं। भले ही वो उम्र में उससे 13 साल बड़ा था, लेकिन अब उसके दिल का मालिक बन चुका था और वो उससे दूर जाने का ख्याल भी गवारा नहीं कर सकती थी। उस रात सागर ने बड़े ही प्यार और नरमी से उस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में समेट लिया था, मानो उसे हर डर से बचाना उसका फ़र्ज हो। अनु भी उसकी संगत में खुद को पूरा और सुरक्षित महसूस कर रही थी। सोए हुए सागर के चौड़े सीने पर सर टिकाए वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों के लिए दुआएं कर रही थी। जिंदगी ने उन्हें मुश्किलों से गुजारा जरूर था, मगर अब उसी ने आसानी का रास्ता भी दिखा दिया था। सागर ने अनु पर लगा दाग मिटाने के लिए उससे शादी कर ली और भगवान ने भी इस रिश्ते को अपने आशीर्वाद से सींच दिया था। आराधना की चाल खुलकर सामने आ चुकी थी और आखिरकार मोहब्बत जीत गई थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सागर का फैसला आराधना को छोड़कर अनु से शादी करना सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में सही लिखिए अगर आप सहमत हैं और गलत अगर आप सहमत नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।